सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है नव डार्विनवाद। हिंदी में कहते हैं नव डार्विनवाद और इंग्लिश की अगर बात करें तो न्यू डार्विनिज्म। डार्विन को पढ़ रहे थे यानी कि डार्विनवाद को पढ़ रहे थे। अब ऑलमोस्ट डार्विनवाद से रिलेटेड जितनी बातें थी कंप्लीट होती जा रही हैं, तो उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं अब नव डार्विनवाद की। देखिए, डार्विनवाद जब आया यानी कि जब डार्विनिज्म आया तो ये तो हम जान ही रहे हैं कि जो डार्विनिज्म था लगभग 1859 में ये छपा था, जो भी डार्विनिज्म था, और बड़े इसे सराहना भी मिली थी और लोगों का बहुत विश्वास रहा था डार्विनिज्म पे। और लगभग 40 इयर्स का एक ऐसा समय रहा था जो डार्विनवाद की एक्सेप्टेंसी का रहा था, यानी कि 40 सालों तक साइंटिस्ट ने इस डार्विनिज्म पर अपना बहुत विश्वास जताया और इसी को सेंटर में रखकर चीजें आगे बढ़ती चली गई। यानी कि 40 साल जो 1859 से लेकर यहाँ तक के थे वो डार्विनवाद को लेकर बहुत अच्छे थे। लेकिन इसके बाद जब इस सदी की शुरुआत होती है तो इस सदी की शुरुआत के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे ह्यूगो डीवरीज थे, शेरमॉक थे, शेरमॉक थे, कोरेंस थे। तो इन लोगों ने प्रयोग किए थे मेंडल के नियमों पर, यानी कि मेंडल के नियमों को इन्होंने दोबारा खोजा। और जब ये मेंडल के नियमों पर इनके द्वारा खोज की गई और उसके बाद कुछ नए नियम निकल के आए, तो उससे ये स्पष्ट हुआ, यानी कि इस सदी के कुछ शुरुआती वर्षों की बात कर रहे हैं, तो उस शुरुआती वर्षों में ये स्पष्ट हुआ कि जो इनहेरिटेंस है यानी कि वंशागति है, वो वंशागति किसकी वजह से होती है? इनहेरिटेंस होता है जीन की वजह से। अब जब ये बात पता चली, जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, हमने कहा था कि जो डार्विन थे वो जेनेटिक्स को बेस करके उन्होंने अपना डार्विनिज्म नहीं दिया या अपनी थियरी नहीं दी। एक्चुअली उन्हें उस जेनेटिक्स का कोई ज्ञान भी नहीं था विशेष। तो उन्होंने अपना जो हमने पढ़ा था कि गैमेट से जाइगोट और उस तरीके से जेम्यूल फॉर्मेशन होती है, और एक हाइपोथेटिकल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर अपनी चीजों को या अपने वाद को समझाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब शुरुआती जो ये सदी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, मतलब 1990s के अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जब इन साइंटिस्ट ने मेंडल के नियमों पर खोज की, मतलब दोबारा उसको देखा, रीचेकिंग की, तो बहुत सारी चीजें नई नई मिली। जैसे हम जानते हैं अपूर्ण प्रभाविता मिला, इट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह, फिर यहाँ पर म्यूटेशन मिला, तो बहुत सारी चीजें मिली। फाइनली निकल के ये आया कि जीन ही इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बात ऐसी थी जो डार्विनिज्म के फेवर में नहीं थी, क्योंकि डार्विनिज्म ने तो नेचुरल सिलेक्शन को बताया, उसमें जीन का तो कोई रोल था ही नहीं। तो इस जो ये नई खोज थी, इससे डार्विनिज्म को बहुत गहरा आघात लगा। फिर शुरुआत की बात करें कि जो ये शुरुआती दौर चल रहा है, लगभग 1900 के स्टार्टिंग 30-35 साल ऐसे थे जो डार्विनिज्म के प्रति एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि अब लोग डार्विनिज्म को विश्वास की भावना से नहीं देखते थे और उनमें एक अविश्वास उत्पन्न हुआ। तो ये जो 30-35 वर्षों का एक काल था, इस काल को बोला जाता है डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल। देखिए, ये बात लिखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये पूछा गया है कि मतलब डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल किसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एग्नोस्टिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म। एग्नोस्टिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म, ठीक है। अब ये वो कौन सा काल हुआ? वन लाइन में आप ये कहेंगे कि जब 30-35 साल ऐसे थे, शुरुआत से लगभग स्टार्टिंग के 30-35 साल ऐसे थे जब डार्विनवाद को इन रिसर्चेस से जो इनहेरिटेंस में जीन का रोल है, ये बात सामने आने के बाद लोगों ने 30-35 साल तक डार्विनिज्म को बिल्कुल नेग्लेक्ट सा कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया, या उस पर एक तरीके का फेथ जो था वो खत्म हो गया। तो उसको एग्नोस्टिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म कहा गया। अब वर्तमान में जो रिसर्चेस चली, इन रिसर्चेस के बेस पर डार्विनिज्म में कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है।
डार्विनिज्म में कुछ क्या हुए, चेंजेस हुए, और ये चेंजेस कुछ इस तरीके से हुए जिससे जो नेचुरल सिलेक्शन है उस नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोशन मिला, यानी कि उसे एक बार फिर से स्वीकार्यता मिली, उसे मान्यता मिल गई लोगों के बीच में। अब जो ये नया तरीके से जो इसका परिवर्तन किया गया था, यानी कि जो भी रिसर्चेस थी उनके बेस पे डार्विनवाद को जो अलग तरीके से समझाया गया था और उसमें नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर उसे एक्सप्लेन किया गया, इसी को कहा गया था नियो डार्विनिज्म। ठीक है, तो ये तो पता चल गया अब नियो डार्विनिज्म क्या था। नियो डार्विनिज्म से पहले एग्नोस्टिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म भी हमें पता चल गया। तो ये 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ पता चल चुकी है। अब जो ये नियो डार्विनिज्म है ये क्या कहता है, इसके अनुसार ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई कि जितनी भी जीव जातियां हैं तो वो जीवों की नई जातियां किससे बनती हैं, वो जीवों की नई जातियां बनती हैं जीन्स से, क्योंकि ये बात यहाँ पर आई इनहेरिटेंस वाली, तो यही चीज यहाँ पर हुआ। लेकिन चीजें अभी देखिएगा कैसे उससे डार्विनिज्म के फेवर में करके क्या डार्विनिज्म के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया गया। जैसे कहा गया कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी न्यू स्पीशीज बनती रहती हैं, तो ये जो न्यू स्पीशीज हैं ये न्यू स्पीशीज कहाँ से आई, ये न्यू स्पीशीज आई जीन्स में जब चेंजेस हुए उसके बेस पर। ठीक है, पुरानी स्पीशीज के जीन्स बदले, देखिए यहाँ लिख देते हैं ओल्ड स्पीशीज है, पुरानी स्पीशीज है, पुरानी लिखा है तो अब मैं यहाँ जाति लिख रही हूँ, ओल्ड स्पीशीज है, उन ओल्ड स्पीशीज के जीन्स में परिवर्तन हुए, जीन्स में जब परिवर्तन हुए तो न्यू स्पीशीज डेवलप हुई। ठीक है, अब जीन्स में परिवर्तन की वजह से जो न्यू स्पीशीज थी कुछ टाइम के बाद इनमें ये कैरेक्टर कैसे हो गए, जेनेटिक कैरेक्टर के रूप में चेंज हो गए, यानी कि ये कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर बन गए, इनहेरिटेबल कैरेक्टर बन गए, हेरिडिटरी कैरेक्टर यहाँ पर बन गए, क्योंकि जीन में परिवर्तन हुआ, वही कहा गया नए ऑफ स्प्रिंग में गया। तो इन न्यू स्पीशीज में जितने आनुवांशिक लक्षण थे उनमें क्या हुए, इस परिवर्तन की वजह से क्या हुए, नए चेंजेस यहाँ पर दिखाई देने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे वीजमैन है, साइंटिस्ट के नाम बोल रहे हैं हम, जो जिन्होंने समर्थन किया किसका, न्यू डार्विनिज्म का, हेल्डेन थे, हक्सले थे, हेल्डेन, हक्सले, सिवाल राइट, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यू डार्विनिज्म का समर्थन किया। स्टेबिन्स भी इनमें महत्वपूर्ण नाम है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो न्यू डार्विनिज्म को सपोर्ट किया या उसको समर्थन दिया कि हाँ न्यू डार्विनिज्म है। तो न्यू डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी जीव जाति की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी भी जीव जाति की संख्या या किसी भी स्पीशीज नंबर से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीशीज नंबर की बात ले लीजिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर से बात ले लीजिए, यानी कि कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी एनिमल कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें तो उस पे कई फैक्टर्स होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं, हालांकि हम इन्हें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम चूंकि न्यू डार्विनिज्म पढ़ रहे हैं और नए साइंटिस्ट का उसको सहयोग मिल गया है, समर्थन मिल गया है, तो उसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये 4 कैरेक्टर हैं जो किसी भी न्यू स्पीशीज के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं। पहली चीज क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पर जो नई आई है वो आई है म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्रीज ने इसको एक्सप्लेन किया था, उनके बेस पर इस चीज को समर्थन जो मिला है वो पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद की जो हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर है सेक्सुअल आइसोलेशन, यानी कि लैंगिक पृथक्करण जिसको कहा जाएगा हिंदी में, सेक्सुअल आइसोलेशन। ओके, अब देखिए कैसे इसको समझें हम इसे समझेंगे कि जो ये वेरिएशन है, यानी कि ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं कैसे बनती हैं। वहां ये तो बताया गया विभिन्नताएं बनती है, लेकिन न्यू डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं बनती कैसे हैं, यानी कि वेरिएशन आते कैसे हैं स्पीशीज में। यहाँ पर कहा कि वेरिएशन आते हैं क्रॉसिंग ओवर से।
ठीक है, कैसे आते हैं? क्रॉसिंग ओवर से। देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस दौरान क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस होता है, तो उस मेयोसिस की वजह से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है और उस क्रॉसिंग ओवर से ही क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है जब हमने जेनेटिक्स को पढ़ा था, तो उस समय तो बहुत डिटेल में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा जो दूसरा कारण है वेरिएशन का, वो दूसरा कारण ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान जो जनक होते हैं यानी कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के क्रोमोसोम का सम्मिलन किस तरीके से होता है, यानी कि किस तरीके से वो क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के मिलने को भी वेरिएशन का एक फैक्टर के रूप में माना गया है, यानी कि ये माना गया है कि इस तरीके से भी वेरिएशन आते हैं। जैसे जानते हैं जब जो 6 क्रोमोसोम्स हैं, हमने क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम किस तरीके से उनकी मिक्सिंग हो रही है या उनकी मैचिंग हो रही है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है या इम्प्रॉपर तरीके से होती है, तो एक नए तरीके का कैरेक्टर वहां पर स्पष्ट होता है। ठीक है, अब है बात म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन होने वाले चेंजेस होते हैं। हालांकि म्यूटेशन भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन वगैरह भी हमने पढ़ा था। तो म्यूटेशन क्या होता है? यहाँ पर अगर न्यू डार्विनिज्म के बात करें तो यहाँ पर ये है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंज आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जीन है उनकी संख्या में कोई परिवर्तन हो जाए या उनके अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? म्यूटेशन का कारण पढ़ा है हमने, यदि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ जाए या फिर उनके अरेंजमेंट में कोई बदलाव आ जाए, यानी कि आपस में क्रोमोसोम की क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए, तो भी क्या होते हैं? म्यूटेशन बनते हैं। और म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है? नया कैरेक्टर आता है और नई स्पीशीज बनती है। तो ये म्यूटेशन दूसरा एक फैक्टर है जो सपोर्ट करता है कि जीव जातियों की जो नई स्पीशीज बन रही हैं उनके बारे में। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेरिएशन होते हैं, और ये वेरिएशन कई बार क्या होते हैं? वेरिएशन को कह दें या म्यूटेशन को कह दें, मतलब इन दोनों फैक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, कि या तो हम वेरिएशन कहें या कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसमें म्यूटेशन होते हैं। और जो ये बदलाव होते हैं, ये बदलाव कैसे होते हैं? जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उस बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही होते हैं, और वो उस बदलते वातावरण के लिए अपने आप को उपयुक्त पाते हैं। तो इस वजह से वो स्पीशीज क्या कही जाती है? परफेक्ट कही जाती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इम्परफेक्ट और परफेक्ट को, तो ये वही परफेक्ट स्पीशीज की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए ब्लैक मॉथ का या पेपर्ड मॉथ का एग्जाम्पल लिया था। इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ थे और जो हल्के रंग के एक कीट थे। मॉथ जो होता है तितली जैसा होता है, लेकिन दोनों में कुछ चेंजेस होते हैं। वो नेक्स्ट उसमें हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि मॉथ और जो बटरफ्लाई है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया गया? पेपर्ड मॉथ का। पेपर्ड मॉथ होते हैं हल्के रंग के। तो 1845 की बात है, जब मैनचेस्टर शहर में जितनी इंडस्ट्री लगी थी उनसे बहुत धुआं निकलता था, और ये धुएं का प्रभाव किस पर पड़ा? इन मॉथ पर पड़ा। चूंकि ये मॉथ कैसे थे? हल्के रंग के। लेकिन 1845 में जब इंडस्ट्रीज की वजह से, मैनचेस्टर शहर का एक एग्जांपल है, वहां पर जो चिमनियां हैं वहां से बहुत धुआं निकला। इतना धुआं निकला कि ये जो मॉथ थे, जो हल्के रंग के थे, उन मॉथ का रंग कैसा पड़ गया? काला। ठीक है, अब रिसर्च की गई, तो रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि 1845 के बाद जो मॉथ थे उनमें काले रंग के मॉथ की संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि ये संख्या अधिक हो गई, और जबकि हल्के रंग के मॉथ की संख्या क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो क्यों कम हो गई थी? क्योंकि जो ये मॉथ हैं उन्होंने बदलते पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, और उस बदलते परिवेश के वजह से उनका क्या हुआ? एक नेचुरली सिलेक्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हुए? काले रंग के मॉथ की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है,
तो हल्के रंग के मॉथ यहाँ पर कम होते चले गए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। फिर फोर्थ फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर हमने पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्सुअल सिलेक्शन होता है जब डार्विन ने अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया, हालांकि इस पर उसका ऑब्जेक्शन भी आया, वो उसकी क्रिटिसिज्म भी किया गया था। क्रिटिसाइज ऐसे किया गया था कि ऐसा कैसे होता है कि फीमेल सेलेक्ट करती है लेकिन मेल सिलेक्शन नहीं करता है। फिलहाल यहाँ पर सेक्सुअल आइसोलेशन की बात करते हैं, जो फोर्थ फैक्टर है जो न्यू स्पीशीज डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि जो लैंगिक पृथक्करण है उस पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और जियोग्राफिकल इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अंतरा प्रजनन को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अंतरा प्रजनन में एक ब्रेक लग जाता है और ये रुक जाता है। अब अलग अलग इन्वायरमेंट में जब जैसा भी वहां पर एटमॉस्फेयर है, यानी कि अलग अलग एटमॉस्फेयर है, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर का वहां पर जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट के फेवरेबल जो हो जाते हैं जीव, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसी सिलेक्शन की वजह से क्या बनेंगी, न्यू स्पीशीज बनेंगी। और यही यहाँ पर बताया था, डार्विनवाद क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्सुअल आइसोलेशन को भी एक फैक्टर के तौर पर देखा गया जो न्यू डार्विनिज्म को एक्सप्लेन करता है। तो आज का जो हमारा न्यू डार्विनिज्म का टॉपिक था वो ये था, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म रिस्पॉन्सिबल रहे या जिनके बेस पर उसको सपोर्ट किया गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर भी है जो आपको दिखाना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो वीडियो है उसको पॉज करके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे इसलिए उनको इसमें शामिल किया है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म वॉज दैट इट हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो डायरेक्ट आंसर इसमें ऐड किया है। तो द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म वॉज दैट it had no explanation for. Answer is variation. Okay, to be successful in evolution a mutation must occur in germplasm DNA. Answer था germplasm DNA. While explaining theory of natural selection, Darwin was influenced by. Darwin पर हालांकि बहुत से लोगों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन थे, माल्थस की जो थियरी थी, माल्थस की थियरी का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसमें जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत था। तो ऐसे ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस। नेक्स्ट है, ये आपको आंसर लिखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है ये, हु अटेम्प्ट टू सॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसको किसने एक्सप्लेन किया, आप आंसर बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं तो रिकॉल करिएगा। नेक्स्ट था, थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय वीजमान। ये आंसर इसलिए लिखा क्योंकि जर्म प्लाज्म थियरी पढ़नी है अभी। तो थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय वीजमान। ओके, तो ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म, पढ़ चुके हैं लेमार्किज्म, अगेन इसका आंसर आपको देखना है और बताना है कि लेमार्किज्म का बेसिस क्या था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जितना अभी तक हमने देखा है उससे रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे और आपसे हम अपेक्षा ये करते हैं कि अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें, हम आपसे यही अपेक्षा रखेंगे और आप लगातार हमारे साथ बने हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और लगातार एक बार फिर से आप लोगों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।